स्टूडेंट हेलो, एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2.5. इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस in the range of 10 raised to minus 15 to 10 raised to minus 14 meter is scaled up मतलब बढ़ाना, scaled up to the tip of sharp pin, what roughly is the size of atom? Assume tip of pin to be in the range 10 raised to minus 5 meter to 10 raised to minus 4 meter. चलो एक बार क्वेश्चन समझते हैं. हमको क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दी है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो इस रेंज में है. 10 रेज़ टू माइनस 15 मीटर से लेके 10 रेज़ टू माइनस 14 मीटर के रेंज में है. ठीक है. साइज ऑफ टिप ऑफ पिन, पिन मतलब वो जो टांकनी होती है जो हम दो पेपर को एक दूसरे से जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं पिन. तो साइज ऑफ टिप ऑफ पिन इज 10 रेज़ टू माइनस 5 मीटर टू 10 रेज़ टू माइनस 4 मीटर, इस रेंज में होती है. ठीक है. तो यहाँ पर ऐसा कहा है कि अगर हम न्यूक्लियस की साइज को टिप ऑफ पिन की साइज तक स्केल्ड अप करें, न्यूक्लियस की साइज को पिन की साइज तक अगर हम बढ़ा दें, तो फिर उस हिसाब से एटम की साइज क्या होगी, दैट इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें करना क्या है, फर्स्ट वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ साइज ऑफ टिप ऑफ पिन एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस. सो साइज ऑफ टिप ऑफ पिन डिवाइड बाय size of nucleus. So size of tip of pin कितनी है, 10 raised to minus 5 मीटर. साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 raised to minus 15 मीटर. तो अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, सो हमें देखो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 10 raised to minus 5, ये माइनस 15 न्यूमरेटर में जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 10. तो इससे हमको क्या मिला, ये जो हमने रेशियो लिया, उस रेशियो लेने से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, रेशियो लेने से हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि टिप ऑफ पिन जो होती है उसकी साइज न्यूक्लियस के साइज से 10 रेज़ टू 10 टाइम्स होती है. समझ में आया. अब यहाँ पर हमको एटम को इस साइज से स्केल अप करना है, इस फैक्टर से स्केल अप करना है. ठीक है. तो साइज ऑफ एटम क्या होती है, साइज ऑफ एटम. तो स्टूडेंट आगे मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है वो एटम की साइज होती है 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर. बराबर. ये आपको पता होना चाहिए. 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 रेज़ टू माइनस 10 meter. So if we increase size of atom by same proportion, मतलब जिस प्रपोर्शन से हमने न्यूक्लियस की साइज को इंक्रीज किया है, न्यूक्लियस की साइज़ को हमने कौन से प्रपोर्शन से इंक्रीज़ करना है, 10 रेज़ टू 10 के प्रपोर्शन से इंक्रीज़ करना है. क्वेश्चन में कहा है कि न्यूक्लियस की साइज़ को टिप ऑफ पिन की साइज़ तक स्केल अप करना है. तो टिप ऑफ पिन की साइज़ और न्यूक्लियस की साइज़ का हमने रेशियो लिया और वो आंसर आया 10 रेज़ टू 10. तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की साइज़ को हमको 10 रेज़ टू 10 टाइम्स जितना बढ़ा देना है. ठीक है. तो अगर हम न्यूक्लियस की साइज़ को 10 रेज़ टू 10 टाइम्स बढ़ा देंगे तो फिर एटम कितना बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन. तो साइज ऑफ एटम होता है 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर. सो इफ़ वी इंक्रीज द साइज ऑफ एटम बाय द सेम प्रपोर्शन, तो देयरफॉर साइज ऑफ एटम, एटम की साइज होगी
10⁻10 जितने टाइम्स बढ़ाना है मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एटम 10⁻10 मीटर. सो 10⁻10 10⁻10 आपको पता ही होगा कि 10⁻10 दैट इज 10⁻0 दैट इज नथिंग बट 1 मीटर. एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1 मीटर. तो साइज ऑफ एटम क्या हुई, यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ. साइज ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 मीटर. ओके, तो स्टूडेंट ये जो आंसर आया, इस आंसर का कंक्लूजन क्या है? इस आंसर का कंक्लूजन ये है कि अगर हम न्यूक्लियस की साइज को टिप ऑफ पिन के साइज तक स्केल अप कर देते हैं तो फिर एटम कितना बड़ा हो जाता है? एटम बिकम्स अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 1 मीटर. ठीक है, तो इसके ऊपर से मैं एक कंक्लूजन लिखता हूं यहां पर. कंक्लूजन, इफ वी इंक्रीज size of nucleus to tip of pin, then atom becomes sphere of radius 1 मीटर. मतलब एटम कितना बड़ा हो जाएगा? एटम विल बिकम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर. 1 मीटर जितना बड़ा एटम बन जाएगा. तो आप जस्ट इमेजिन करो कि एक एटम है, उसकी साइज है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर रेडियस का एटम है, और वो 1 मीटर के रेडियस के एटम के सेंटर पर एक न्यूक्लियस है जिसकी साइज है टिप ऑफ पिन. तो इससे हमको आइडिया मिलता है. इस न्यूमेरिकल करने के पीछे पर्पस क्या था? इस न्यूमेरिकल करने से हमको एक आइडिया मिलता है कि एटम कितना बड़ा होता है. अगर एटम 1 मीटर का रेडियस जितना है, एटम इतना बड़ा होता नहीं है, बट जस्ट एक आइडिया कि अगर एटम 1 मीटर रेडियस के जितना बड़ा है तो उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस कितना होता है? कितना होता है न्यूक्लियस? एक सेंटर पर टिप ऑफ पिन रखी है उतना न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो पूरा ऐसे सेंटेंस वाइज किया है. मैंने थोड़ा सा लेंदी किया है, बट ये ऐसा किया है कि आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस. स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ लेंथ. In the physics, we have to deal with extremely small object like nucleus, and also we have to deal with very huge objects. For an example, planet, star, galaxy, etc. So, for extremely small measurement and for very large measurement, we have to use the different units of length. So which type of units which we are using in the physics, that we will understand in this topic. So the smallest measurement that we do in the physics is the size of nucleus. So size of nucleus is the smallest distance that we measure in the physics. So size of nucleus is 10⁻14 मीटर. जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज होती है 10⁻14 मीटर की. 10⁻15, 10⁻14, 10⁻14 लेते हैं. साइज ऑफ न्यूक्लियस इज दिस. एंड द साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब कि गैलेक्सी, इज 10⁻26 मीटर. मतलब फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में हमें इतना स्मॉल मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है. फिजिक्स के अंदर जो स्टडी होता है
उसमें हमें इतना स्मॉल मेजरमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हम लोग नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ थियरी पढ़ने वाले हैं। सो फिजिक्स में द स्मॉलेस्ट measurement of length that we do is 10 raised to minus 14 meter, and the longest measurement that we do is the size of the observable universe or the size of the galaxy, that is 10 raised to 26 meter. So the different units of length that we use in the physics that we will discuss. So different unit ऑफ लेंथ, कौन कौन से अलग अलग यूनिट ऑफ लेंथ हम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज फर्मी, 1 फर्मी विच इज रिटन एज 1F। ये जो 1 फर्मी है, फर्मी इज अ नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एनरिको फर्मी, जिन्होंने एटम बॉम्ब डिज़ाइन किया था। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 1F, मतलब उसको शॉर्ट में 1F लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 10 raised to minus 15 मीटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेम्टोमीटर, बट बुक के अंदर फर्मी ही लिखा हुआ है। 1F इज इक्वल टू 10 raised to minus 15 मीटर। ठीक है, तो ये एक वेरी स्मॉल यूनिट है मेजरमेंट का। द नेक्स्ट वन इज, आपको पता ही है ये तो, 1 एंगस्ट्रॉम। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज, ए के ऊपर ऐसे सर्कल लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 10 raised to minus 10 मीटर। ठीक है, तो ये भी एक लेंथ मेजर करने का यूनिट है। उसके बाद जो दूसरे यूनिट है जो लॉन्ग मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, सो उसमें एक है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज इन शॉर्ट रिटन एज 1AU। 1AU, सबसे पहले मैं आपको इसकी वैल्यू लिख देता हूँ कि 1AU होता क्या है। तो 1AU इज 1.496 इंटू 10 raised to 11 मीटर। ठीक है, एक बार मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। 1AU राइट है स्टूडेंट, ओके। सो 1AU इज 1.496 इंटू 10 raised to 11 मीटर। कहीं कहीं पर उसको 1.5 इंटू 10 raised to 11 मीटर भी लिया जाता है। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको 1AU लिखा जाता है, उसकी वैल्यू ये है। व्हाट इज दिस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो उसको थोड़ा समझते हैं। मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन ऑफ 1AU, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन is called 1AU। अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, स्टूडेंट आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करती है। तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, तो उसको कहते हैं 1AU, और 1AU की वैल्यू ये है, इसको याद रखना। द नेक्स्ट वन इज, वो भी आपको पता ही होगा, 1 लाइट ईयर, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है 1LY। ठीक है, पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। 1LY की वैल्यू क्या होती है? 9.46 इंटू 10 raised to 15 मीटर। स्टूडेंट ये सभी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। अब ये 1 लाइट ईयर होता क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर। डेफिनेशन ऑफ 1LY, ये सब डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है।
और हमारा जो संडे के दिन जो टेस्ट होता है उसमें ये सब मैं पूछूंगा आपसे। दिस इज 1 ly मतलब लाइट ईयर। सो क्या होता है लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, ओके, डिस्टेंस दैट लाइट travels in 1 year in vacuum is called 1 ly। लाइट का बीम वैक्यूम में, मतलब कि स्पेस में, एटमॉस्फेयर में नहीं, 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को कहते हैं लाइट ईयर। स्टूडेंट मैं आपको जस्ट एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे स्टार्स दे आर सेवरल लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ से बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब क्या हुआ समझते हो आप? इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टार्स इतने दूर है कि उनमें से जो लाइट निकलेगी उसको अर्थ तक आने में कई साल लग जाएंगे, बराबर? तो इतने दूर है वो। सो दैट इज 1 लाइट ईयर। ओके, नाउ द 5th यूनिट ऑफ डिस्टेंस, द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज 1 पारसेक। 1 पारसेक, उसको 1 पारसेक कहते हैं, 1 पैरेलैक्टिक सेकंड भी कहते हैं, पर मैं उसको सिर्फ 1 पारसेक लिखूंगा। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। स्टूडेंट ये लेंथ का सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट है, ये 9.46 है इंटू 10⁻15 और वो है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो यहाँ पर 9 है, वहाँ आगे 3 है, पर आप पावर देखो, अगर आप दोनों की पावर को सेम कर दोगे, जैसे अगर आप इसकी पावर को 16 कर दोगे तो ये होगा 0.946 इंटू 10⁻16 मीटर। तो पावर दोनों की 16 हो गई, तो यहाँ क्या होगा 0.946 और वहाँ पर है 3.08, तो फिर बड़ा कौन हुआ? वही हुआ ना बड़ा, पारसेक। तो पारसेक, अच्छा ये पारसेक होता क्या है? ठीक है, अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस एग्जैक्टली पारसेक। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ कि वो होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ 1 पारसेक, 1 पारसेक is distance at which 1 AU will subtend an angle of 1 second of arc। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ 1 पारसेक। 1 पारसेक इज अ डिस्टेंस एट विच 1 AU विल सबटेन एन एंगल ऑफ 1 सेकंड ऑफ आर्क। स्टूडेंट आपको 1 AU क्या होता है वो तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज नोन एज 1 AU। तो उसके बेस पर हम ये पारसेक को समझेंगे। सी सपोज देर आर 2 पॉइंट्स, ये फिगर बुक में नहीं है, ये मैं आपको एडिशनली समझा रहा हूँ। देर आर 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज 1 AU एंड हियर देर इज सम पॉइंट, ठीक है, देर इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो join A with O, join B with O. Now if this angle is 1 second, if this angle is 1 second, then this distance is known as 1 parsec। समझ में आया? तो एक बार फिर से डेफिनेशन को हम देखते हैं।
कि 1 पारसेक इज अ डिस्टेंस, इसकी बात कर रहे हैं 1 पारसेक। 1 पारसेक इज अ डिस्टेंस एट विच 1 AU सबटेंड एंगल ऑफ 1 सेकंड। मतलब जितने डिस्टेंस पर, इसकी बात कर रहे हैं, जितने डिस्टेंस पर ये 1 AU डिस्टेंस 1 सेकंड का एंगल फॉर्म करे, उस डिस्टेंस को कहते हैं 1 पारसेक। स्टूडेंट, अगर हम इस डिस्टेंस को फिक्स रखें, 1 AU फिक्स कर दे, और अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट करते जाएंगे, पहले यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, तो होगा क्या कि ये जो एंगल फॉर्म होगा ना, जैसे कि अगर हम O को यहाँ लेंगे, ठीक है, तो ऐसे एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा ऐसे, तो ये जो एंगल होगा दैट एंगल विल नॉट बी 1 सेकंड। अगर आप एंगल इज मोर देन 1 सेकंड, आप थोड़ा दूर लेके जाओगे तो एंगल थोड़ा कम होगा। जैसे जैसे ये पॉइंट दूर दूर जाएगा वैसे ये एंगल डिक्रीज होते जाएगा। तो जिस डिस्टेंस पर, मतलब जिस डिस्टेंस पर, इसकी बात कर रहा हूँ, जिस डिस्टेंस पर ये एंगल 1 सेकंड हो जाए उस डिस्टेंस को कहते हैं 1 पारसेक। आई बात समझ में? ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म था, प्लीज़ नोट डाउन दिस, और PDF में भी ये दिया ही हुआ है। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ मास। सो वैसे तो टेक्स्ट बुक के अंदर मास की डेफिनेशन दी हुई नहीं है, फिर भी मैं आपको मास की डेफिनेशन बता देता हूँ कि मास होता क्या है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए व्हाट इज मास। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस the amount of matter, matter मतलब material, the amount of matter present in any substance is called mass। स्टूडेंट, ये जो मास होता है it is the basic property of every object, it is basic property of every object। मतलब हर ऑब्जेक्ट का मास होता ही है ना, it is a basic property of every object। आपने कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखा है कि जिसका मास ही ना हो? massless object does not exist in the nature। okay, so it is a basic property of object। ठीक है, mass is internal property। mass कैसी प्रॉपर्टी है? internal property does not depend on pressure। mass कभी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर, टेम्परेचर, प्लेस एटसेट्रा, किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर के ऊपर मास डिपेंड नहीं करता है। अच्छा स्टूडेंट, एक इंस्टीट्यूट है BIPM, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। BIPM का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर, वेट्स एंड मेजर। ये जो एक इंस्टीट्यूट है, दिस इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोवाइडेड द प्रोटोटाइप ऑफ मास, द प्रोटोटाइप ऑफ 1 किलोग्राम टू ऑल द कंट्रीज। इस इंस्टीट्यूट ने हमारे इंडिया को भी 1 किलोग्राम का प्रोटोटाइप मतलब कि कॉपी, एक 1 किलोग्राम का एक सिलेंडर है, इस इंस्टीट्यूट ने हमारे इंडिया को
वो 1 किलोग्राम का सिलेंडर प्रोवाइड किया है एंड दैट इज केप्ट एट NPL। हमारे इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है NPL। क्या होता है NPL? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली में है। सो दिस BIPM हैज सप्लाइड a prototype of 1 kilogram to NPL that is kept in the New Delhi, and that prototype, that cylinder is the definition of 1 किलोग्राम। मतलब वो जो सिलेंडर है, वो सिलेंडर का जो मास है वो मास 1 किलोग्राम है, ठीक है। और उसी के ऊपर से आपको अलग अलग जगह पर जो वेट्स दिखाई देते हैं वो सब उसी के बेस पर बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ द मास ऑफ कॉमनली नोन ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए कॉमन बैलेंस। एक जो कॉमन बैलेंस होता है टू मेजर मास, हम क्या यूज करते हैं? कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस जिसको आप सिंपल बैलेंस भी बोल सकते हो। मतलब वो जो सब्जी वाला होता है ना, आजकल तो सब्जी वाले वो डिजिटल वेइंग मशीन यूज़ करते हैं, बट कुछ सब्जी वाले होते हैं कि जिनके पास वो एक वेइंग मशीन होता है जिसमें 2 पल्ले होते हैं, 2 पान होते हैं, तो उसको कहते हैं कॉमन बैलेंस। या तो फिर वो इस टाइप का होता है ना, ऐसे पकड़ के फिर 2 उसमें पैन होते हैं, एक बाजू ऑब्जेक्ट रखते हैं, दूसरी बाजू वो वेट्स रखते हैं, दैट इज़ नोन एज द कॉमन बैलेंस। सो टू मेजर द मास वी आर यूजिंग द कॉमन बैलेंस। मास का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम है, मास किलोग्राम में मेज़र होता है। तो जितने भी हमारे कॉमनली नोन ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे आजू बाजू जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ किलोग्राम, ग्राम, लाइक दैट। बट स्टूडेंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, so can we measure the mass of atoms and molecules in the unit like kilogram? No, it is not possible. जो atoms and molecules होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, उनका मास मेज़र करने के लिए दिस किलोग्राम इज़ very very inconvenient unit. Why it is very inconvenient unit? Because mass of electron, proton, atoms, molecules is extremely small. और ये जो किलोग्राम होता है दैट इज़ वेरी वेरी बिगर यूनिट। सो एक स्पेशल यूनिट होता है जिसको कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू मेजर मास ऑफ एटॉमिक ऑब्लिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम, और सब एटॉमिक मतलब उसके अंदर वाले पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। सो टू मेजर द मास ऑफ एटॉमिक एंड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स वी यूज, क्या हम यूज करते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इस यूनिट का यूज़ करते हैं। कॉमनली डेली लाइफ में मास मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम यूनिट का यूज़ करते हैं, बट जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास मेज़र करते हैं तो फिर हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं। सो 1U, ये जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है इसको शॉर्ट में यू लिखते हैं। जैसे किलोग्राम है ना, KILOGRAM, तो किलोग्राम को शॉर्ट में kg लिखते हैं, वैसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को 1U लिखते हैं। तो 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना होता है। अब ये 1U का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है, तो वो भी देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1U, 1/12 of mass
मतलब 12th पार्ट ऑफ मास, 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ C12, मतलब कार्बन 12, C12 लिखो या कार्बन 12 लिखो, कार्बन 12 आइसोटोप 6C12 इंक्लूडिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1U। ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 1U की डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप 6C12 इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1U। स्टूडेंट, कार्बन एक एलिमेंट है, आपको पता होगा, ठीक है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका एटॉमिक मास नंबर 12 होता है, तो उसको लिखा जाता है 6C12। तो कार्बन एक एलिमेंट है और कार्बन के आइसोटॉप होते हैं। मुझे पता नहीं आप लोगों ने आइसोटॉप के बारे में पढ़ा है या नहीं, बट कोई भी जो एलिमेंट होता है ना उसके आइसोटॉप होते हैं। अब ये आइसोटॉप क्या होते हैं? आइसोटॉप एक्चुअली आप लोग पढ़ोगे 12th में, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। आइसोटॉप of an elements are the atom which are having the same atomic number but different atomic mass number are called isotope। मतलब जो कार्बन है, कार्बन एलिमेंट है और कार्बन के आइसोटॉप होते हैं। तो कार्बन के अलग अलग आइसोटॉप होते हैं, जैसे 6C12 ये एक उसका आइसोटॉप हुआ, फिर दूसरा होगा 6C13। तो वो जो 6C13 होगा ना, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, पर उसमें न्यूट्रॉन नंबर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, 6C12 6C13 लाइक दैट। तो ये सब कार्बन के आइसोटॉप है। तो वैसा ही कार्बन का एक आइसोटॉप है 6C12। तो वो जो कार्बन का आइसोटॉप है उसका मास इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका जितना मास होता है उसका 12th पार्ट, उसका 1/12, समझ में आया। कार्बन का एक आइसोटॉप है 6C12, वो कार्बन के आइसोटॉप का मास, उसमें इलेक्ट्रॉन का भी मास ऐड कर देना है और जो मास आएगा उसको 12 से डिवाइड करना है, तो जो वैल्यू आती है वो है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। स्टूडेंट, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये वैल्यू कैसे आई, ये मैं आपको Student, our topic is range of mass in physics. Range of mass. फिजिक्स में हम जो मास से डील करते हैं, तो मिनिमम कितनी वैल्यू के मास से हमें डील करना पड़ता है, मतलब मिनिमम कितना मास हमको स्टडी करना पड़ता है और मैक्सिमम कितना मास हमको स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो that we will discuss. In physics, the smallest mass that we study is the mass of electron. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पता है आपको? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये जो 9.1 है ना, उसको रफली 10 ले लिया जाता है, क्योंकि 5 से ग्रेटर है ना, वो उसके रूल्स आएंगे आगे। सो 10 × 10⁻31 kg, सो दिस इज 10⁻30 kg. So the smallest mass that we study in the physics is 10⁻30 kilogram, and the largest mass that we study in the physics is the mass of observable universe। मतलब
हमारे आजू बाजू जो हमको जो भी कुछ दिखाई देता है, अर्थ, सन, स्टार, जुपिटर, ऑल प्लैनेट्स, एवरीथिंग, अगर हम सबका मास ऐड कर दें तो कितना मास होगा? 10⁵55 किलोग्राम। ठीक है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ मास दैट वी स्टडी इन द फिजिक्स? सो रेंज ऑफ मास इज 10⁻30 किलोग्राम टू 10⁵55 किलोग्राम। मतलब फिजिक्स के अंदर हमें इतना मिनिमम मास स्टडी करना पड़ता है और इतना मैक्सिमम मास हमको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है। तो आप ये रेंज याद रखना, एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है फिजिक्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, ये टॉपिक मैं आपको समझाऊँ उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने जो सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, जो स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि अगर मैं उसको एज इट इज़ इंग्लिश में रीड कर लूँ तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। आप बोलोगे कि सर ने क्या बोला, हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें जो कुछ सेंटेंसेस है जो कि स्टूडेंट को इजीली समझ में ना आए, मैं उसको इंग्लिश में रीड करूँगा और मैं फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊँगा ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। ओके सो स्टूडेंट, द टॉपिक इज़ मेजरमेंट ऑफ टाइम, नॉट रेंज, सॉरी। मेजरमेंट ऑफ टाइम। फिजिक्स के अंदर टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है। ओके स्टूडेंट, नॉर्मली फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम व्हाट वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग द वॉच, वी आर यूजिंग द क्लॉक। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे हाथ में जो घड़ी होती है दैट इज़ नोन एज द रिस्ट वॉच। टेबल के ऊपर रखी हुई जो घड़ी होती है दैट इज़ नोन एज द टेबल क्लॉक। वॉल के ऊपर जो होती है वॉल क्लॉक, बराबर। सो ऑल दिस वॉच आर वी आर यूजिंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टाइम। बट इन द फिजिक्स वेयर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम, मोस्ट एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट measurement of time is needed, for an example launching of satellite, some physical phenomena, तो वहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट टाइम के मेजरमेंट के लिए क्या यूज़ होता है वो हम इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम वी आर यूजिंग द एटॉमिक स्टैंडर्ड। क्या कहा मैंने? For measurement of time we use atomic standard। अभी ये थोड़ा सा मतलब समझ में आया ऐसा नहीं है कि क्या बोलना चाहते हैं। So for measurement of time we use atomic standard। इसका मतलब ये है कि टाइम का एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हम एटम का यूज़ करते हैं। मतलब जो एटम होता है वो एटम के अंदर कुछ फेनोमेना होती है। क्या होती है वो बाद में बताऊंगा। तो एटम के अंदर जो फेनोमेना होती है उस फेनोमेना को रेफरेंस लेके हम लोग टाइम का मेजरमेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम वी यूज द एटॉमिक स्टैंडर्ड। ठीक है। ओके सो दिस टाइप ऑफ क्लॉक is called atomic clock. It is atomic clock which is also known as cesium। cesium एक एलिमेंट होता है, cesium atomic clock। तो ये जो एटॉमिक क्लॉक है, cesium एटॉमिक क्लॉक है, उसका यूज़ करके मोस्ट एक्यूरेट टाइम का मेजरमेंट
फिजिक्स में होता है। ओके, नाउ दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब इस टाइप की क्लॉक आप ऐसा समझ लो, तो दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड आर अवेलेबल इन मैनी कंट्रीज। इन मैनी कंट्री देर इज़ अ नेशनल लेबोरेटरी। उस कंट्री की सबसे बड़ी एक लेबोरेटरी होती है जिसको कहते हैं उस कंट्री की नेशनल लेबोरेटरी। हमारे इंडिया के अंदर भी देर इज़ अ नेशनल लेबोरेटरी जिसको कहते हैं NPL। तो ये जो NPL है, उस NPL में ये एटॉमिक क्लॉक सीजियम, CS मतलब सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज केप्ट। Using this cesium atomic clock, we can regulate the time, we can regulate the frequency। मतलब स्टूडेंट जैसे 1 सेकंड है, तो आप लोग क्या समझते हो कि 1 सेकंड क्या होता है? तो जैसे आपकी जो रिस्ट वॉच होती है, वो रिस्ट वॉच के अंदर जो सेकंड का जो हैंड होता है, जब वो एक मार्किंग से दूसरे मार्किंग में मूव करता है, तो आप बोलते हो कि 1 सेकंड इज इलैप्स, 1 सेकंड टाइम हो गया, बराबर। बट ये जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक होती है, उसके अकॉर्डिंग 1 सेकंड क्या होता है? तो डेफिनेशन थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्ट है, बट मैं पहले एक बार उसको बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो ये जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक होती है, जो NPL में, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में न्यू दिल्ली में रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग 1 सेकंड, मतलब उसमें 1 सेकंड क्या होता है? तो 1 सेकंड इज डिफाइंड एज टाइम नीडेड फॉर वाइब्रेशन, या तो ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ रेडिएशन। 1 सेकंड इज डिफाइंड एज टाइम नीडेड फॉर, ओके, एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिस हो गया, सॉरी, फॉर 1 सेकंड इज डिफाइंड एज टाइम नीडेड फॉर 9192631770। 1 second is defined as time needed for 9192631770 वाइब्रेशन, ये बीच में रह गया था, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ रेडिएशन correspond to transition between two hyperfine level, बहुत हाई-फाई डेफिनेशन है, between two hyperfine level of सीजियम C133, एक मिनट, C133 है ना, देखना पड़ेगा, सीजियम कहाँ लिखा हुआ है, सीजियम या C133 है, लेवल ऑफ सीजियम 133 एटम। ओके, तो what is the meaning of 1 second according to the cesium atomic clock? According to the atomic clock, स्टूडेंट, जो सीजियम का एटम है, उस सीजियम के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। देयर इज ए हाइपर फाइन लेवल। हाइपर फाइन लेवल मतलब बहुत ही क्लोज लेवल्स होते हैं, दे आर नोन एज अ हाइपर फाइन लेवल। तो सीजियम 133 एक एटम है, सीजियम 133 एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन होता है, तो वहाँ पर रेडिएशंस एमिट होते हैं। वो जो रेडिएशंस होते हैं, वो रेडिएशन का एक सेकंड के अंदर 9192631770 जितने वाइब्रेशंस होते हैं। या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो
कि सीजियम के एटम में से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं उस रेडिएशन के 9192631770 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को कहते हैं 1 सेकंड टाइम। आपने बात सुनी मेरी ध्यान से, सीजियम के एटम में से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं उस रेडिएशन के इतने ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को कहते हैं 1 सेकंड। या तो ऐसा बोलो कि 1 सेकंड में इतने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट, दिस वैल्यू इज वेरी प्रिसाइज, मतलब कि अगर कोई सीजियम का एटम है तो वो सीजियम के एटम में से जो रेडिएशंस एमिट होंगे इतने ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए, वो रेडिएशन के इतने ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए 1 सेकंड का ही टाइम लगता है। सो दिस इज वेरी एक्यूरेट क्लॉक, दिस इज हाईली एक्यूरेट क्लॉक। ओके, दिस क्लॉक is used for making the portable standard. It is used for making portable मतलब यहाँ से वहाँ हिला सके, वैसे ले जा सके, पोर्टेबल स्टैंडर्ड। मतलब हमारे घर के अंदर जो टेबल क्लॉक होती है जिसको आप यहाँ से वहाँ रख सकते हो, दैट इज़ अ पोर्टेबल स्टैंडर्ड। फिर जो रिस्ट वॉच होती है वो रिस्ट वॉच को भी आप पोर्टेबल स्टैंडर्ड बोल सकते हो। तो ये जितनी भी क्लॉक होती है ना हमारे घर के अंदर, जो क्लॉक होती है अलग अलग टाइप की, वो सब क्लॉक का जो टाइम का जो रेगुलेशन होता है, टाइम का जो कंट्रोल होता है, ओके, वो ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करके किया जाता है। स्टूडेंट, there are different type of clock. I just tell you something about their mechanism. तो एक क्लॉक होती है क्वार्ट्स क्लॉक, मतलब जिसके अंदर क्वार्ट्स का क्रिस्टल होता है। वो क्वार्ट्स का जो क्रिस्टल होता है, इट रिसीव्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल, सो दैट क्वार्ट्स क्रिस्टल इज वाइब्रेटिंग। सो वाइब्रेशन ऑफ दैट क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेगुलेट द टाइम। वो जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो वाइब्रेशन होता है वो टाइम का रेगुलेशन करता है। समझ में आया? फिर एक दूसरी क्लॉक होती है जिसमें वो चाबी घुमाते हैं, बराबर। तो वो जो क्लॉक होती है उसके अंदर बैलेंस व्हील होता है। क्या होता है उसके अंदर? बैलेंस व्हील होता है। मतलब एक व्हील होता है, वो व्हील ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। सो ऑसिलेशन ऑफ दैट बैलेंस व्हील रेगुलेट द टाइम। फिर आप लोगों ने सभी ने पेंडुलम क्लॉक तो देखी होगी। आजकल रेयरली किसी के घर में वो पेंडुलम क्लॉक दिखाई देती है। वॉल के ऊपर बड़ी साइज़ की वॉल होती, वॉल के ऊपर बड़ी साइज़ की एक क्लॉक होती है और उसके नीचे एक पेंडुलम होता है और वो पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज द पेंडुलम क्लॉक। सो द ऑसिलेशन ऑफ दैट पेंडुलम क्लॉक regulate the time of that pendulum clock. Similarly, in the cesium atomic clock, the vibration of the cesium atom regulate the time. Cesium atomic clock is highly accurate, और जैसा मैंने आपको बताया कि it is that much accurate that it is used for making the portable standard. मतलब जो जितनी भी घड़ियाँ होती है वो बनाने के लिए ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक का ही अल्टीमेटली यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ स्टूडेंट, इन आवर इंडिया देयर इज़ ए इंस्टीट्यूट जिसका नाम मैंने आपको बताया NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। दिस नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी हैज़ गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट आवर नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, दैट इज़ 1 सेकंड एंड द फ्रीक्वेंसी। मैं आपको समझाता हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने ये NPL को, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? टू रेगुलेट द 1 सेकंड। मतलब जो 1 सेकंड है, आपको पता है 1 सेकंड क्या होता है। मैंने आपको 1 सेकंड का जनरल मीनिंग भी समझाया और 1 सेकंड का आपको मैंने यहाँ पर साइंटिफिक मीनिंग भी समझाया। तो ये जो 1 सेकंड है वो 1 सेकंड की वैल्यू हमेशा मेंटेन रहे, उसकी वैल्यू में जरा भी चेंज ना आए,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनपीएल को हमारे गवर्नमेंट ने दी है. सो दिस एनपीएल uses the 4 cesium atomic clock, and with the help of that 4 cesium atomic clock it regulate the 1 second टाइम इंटरवल, मतलब जो 1 सेकंड है वो 1 सेकंड की वैल्यू को वो रेगुलेट करते हैं, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज हर्ट्ज. इज दैट क्लियर? ओके. द सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज वेरी वेरी एक्यूरेट. जैसा मैंने 2-3 बार बोला कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज वेरी एक्यूरेट क्लॉक. दिस सीजियम एटॉमिक क्लॉक is so accurate that inaccuracy in the measurement of time of this cesium atomic clock is 1 part in 10 raised to 13. I am talking about the accuracy level of the cesium atomic clock. जो cesium atomic clock की जो accuracy है वो कितनी है? 1 part in 10 raised to 13. इसका मतलब 1 का 10 raised to 13, दिस इज 1 into 10 raised to minus 13. मतलब स्टूडेंट, इसको जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अगर 10 raised to minus 2 है तो 10 raised to minus 2 को कैसे लिखते हैं? 0.01 लिखते हैं. मतलब डेसिमल के बाद एक ज़ीरो आता है. अगर -2 है तो एक ज़ीरो आएगा. तो अगर -13 है तो डेसिमल के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे? आप जस्ट सोचो. 12 ज़ीरोज़ आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1. सो द इनएक्यूरेसी भी बोल सकते हैं, एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं. The inaccuracy in the measurement of time with the help of a cesium atomic clock is this much. मतलब कि अगर 1 सेकंड का टाइम इलैप्स हो जाता है, 1 सेकंड का इंटरवल कंप्लीट होता है, तो दिस सीजियम क्लॉक मे गेन और मे लूज दिस मच सेकंड. इतना सेकंड. मतलब एक्चुअली में जब 1 सेकंड कंप्लीट होता है तो ये सीजियम क्लॉक से जो टाइम का मेजरमेंट होगा उसमें या तो इतना टाइम कम बताएगी वो, या तो इतना टाइम ज़्यादा बताएगी. समझ आया? 1 सेकंड का जब टाइम हो जाएगा तो सीजियम क्लॉक इतना टाइम या तो कम बताएगी. 1 सेकंड में इतना कितनी छोटी वैल्यू है. तो जब 1 सेकंड का टाइम हो जाएगा तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक इतना टाइम कम बताएगी या तो इतना टाइम ज़्यादा बताएगी. बराबर? तो इट इज़ हाईली एक्यूरेट. इन 1 ईयर, मतलब जब पूरा 1 साल हो जाएगा, सो इन 1 ईयर दिस क्लॉक डज नॉट गेन और डज नॉट लूज अ टाइम नॉट मोर देन 3 माइक्रोसेकंड. मतलब 3 into 10 raised to minus 6 सेकंड. मतलब जब 1 साल तक ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक चलेगी तो the time measured by it will be more by this amount or will be less by this amount. हमारी जो घड़ी होती है जब वो 1 साल चलती है तो 1 साल के अंदर तो वो 4-5 मिनट जितनी स्लो हो जाती है, आगे तो बढ़ती नहीं है, स्लो हो जाती है कि नहीं? बट जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है, इफ़ इट इज़ मेड टू रन, अगर हम उसको 1 साल तक चालू रखें तो 1 साल के बाद वो कितना टाइम लूज करेगी, वो कितना पीछे हो जाएगी? 3 into 10 raised to minus 6 सेकंड जितना वो पीछे हो जाएगी. ओके. सो इसके ऊपर से आपको आइडिया आ सकता है कि हाउ मच एक्यूरेट इज द सीजियम एटॉमिक क्लॉक. द इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम बाय द सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज वेरी वेरी लेस. इट इज़ 1 part in 10 raised to 13. मतलब 1 by 10 raised to 13 करके जो वैल्यू आती है उतनी उसके अंदर इनएक्यूरेसी होती है. बिकॉज ऑफ सच अ ट्रिमेंडस एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम बाय दिस सीजियम एटॉमिक क्लॉक, द 1 meter is defined
विद द हेल्प ऑफ दिस सीजियम एटॉमिक क्लॉक। सीजियम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करके 1 मीटर को डिफाइन किया है। स्टूडेंट आपको पता है 1 मीटर क्या होता है? तो उसकी भी एक डेफिनेशन है कि 1 मीटर क्या होता है, बराबर। मैं लिख देता हूँ, 1 मीटर इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड, length of path traveled by light in 1/299,792,458 of second। मतलब 1/299,792,458 सेकंड, इतने टाइम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को कहते हैं 1 मीटर। तो ये जो इतने स्मॉल टाइम इंटरवल में लाइट 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ये कैसे पता चला? सीजियम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करके। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली बुक में से पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर आप ये मेरा वीडियो देखो और उसके बाद फिर पैम्पलेट में से आप उसको लर्न करो तो ये आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।